देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में नाबार्ड में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में नाबार्ड ने 2023-24 में प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन के तौर पर देने का लक्ष्य रखा। और रिपोर्ट में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड स्थापना के बाद नाबार्ड ने प्रदेश में 14,317 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में योगदान दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11,900 से अधिक गांव में नाबार्ड ने लाभान्वित किया है, जबकि 24 लाख से अधिक लोगों के घरों में पानी पहुंचाने की वित्तीय मदद भी की है। वहीं 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा भी मुहैया करवाई है। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने यह बताया कि नाबार्ड द्वारा प्रदेश के किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में नाबार्ड द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि वह राज्य के कृषकों को भी मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, हमारे प्रदेश का बजट 53,000 करोड़ है। वहीं नाबार्ड के माध्यम से 28,000 करोड़ से अधिक की ऋण की योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए चल रही हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सब में नाबार्ड का योगदान है। और मुझे पूरा भरोसा है जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, उसमें नाबार्ड की मदद मील का पत्थर साबित होगी। एफपीओ के माध्यम से चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हम किसानों को ऋण देते हैं। इस बैठक ये निष्कर्ष निकला है कि उसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक तरफ जहां बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कमजोर सेक्टर के बेहतर काम ना होने पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने की नसीहत भी दे रहे हैं। देहरादून में नाबार्ड के स्टेट क्रेडिट सेमिनार में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि नाबार्ड की तरफ से किसानों के विकास के लिए कृषि सेक्टर में ऋण देने की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन राज्य में उसकी प्रगति रिपोर्ट बेहतर नहीं की जा सकती है। जबकि कुछ ऐसे सेक्टर भी मौजूद है जहां पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन अधिकारियों को जरूरत है उन पर कमजोर सेक्टर पर ध्यान देने की, और जहां ऋण देने के बाद भी बेहतर काम नहीं हो पा रहा है वहां पर ध्यान देने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नाबार्ड की तरफ से जो ऋण दिया जा रहा है वह कृषि, उद्यान, बागवानी के क्षेत्र में किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन ऋण प्रबंधन के उसमें दूरदर्शिता का होना भी बहुत जरूरी है। के क्षेत्र में तथा छोटे और मध्यम एमएसएमई के उद्योगों को विकास हेतु इस वर्ष करीब 33,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक निवेदन है कि यह ऋण की जो व्यवस्था है ये बहुत सही प्रकार से, इसमें निगरानी की भी बहुत आवश्यकता है और दूरदर्शिता की भी बहुत आवश्यकता है। मेरा मानना है कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और ज़रूरतमंद और योग्य लोगों तक सबसे सरलता से पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे सब बैंक हैं। उनकी इस भूमिका के कारण से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनकी योग्य लोग हैं, उनको ठीक प्रकार से जो है ये ऋण प्राप्त हो पाए। जहाँ पर कमी है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को युवा बेरोजगारों के प्रति एकजुटता और समर्थन में नंगे पांव डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा से गांधी पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तक पदयात्रा की। हरीश रावत ने कहा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड में सर्वाधिक बेरोजगारी है, यहाँ भर्तियों के नाम पर नौजवानों को ठगा जा रहा है।
युवाओं को कभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कभी विधानसभा तो कभी लोक सेवा आयोग के झमेले झेलने पड़ रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि पिछले 6 साल से लोक सेवा आयोग की भर्तियां रुकी पड़ी हैं। अधियाचन जाने के बाद भी पद वापस लिए जाते रहे हैं। जिन युवाओं ने किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा किया वह खाली घूम रहे हैं, नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में अंदर बेहद ही गंभीर स्थिति है। हरीश रावत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के खास इंटरव्यू में संवाददाता शहबाज हुसैन ने उनसे खास बातचीत की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ मौजूद है। सर, आज नंगे पैर पद यात्रा निकाल रहे हैं। आज कल मडवे को जो हमारा कल्याणकारी मडवा है उसको समर्पित किया मैंने कल का दिन, और आज का वो मडवा खा करके खाने वाली मडवा पैदा करने वाली महिलाओं के बेटे और बेटियां जिस तरीके से अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, उनकी संघर्ष यात्रा को आज का मैंने अपना ये मार्च समर्पित किया है। सर, अंकिता भंडारी पे भी आज सुनवाई है, किस तरीके से देखते हैं आप पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, ये उनका दायित्व है कि वो उस वीआईपी को, जो वीआईपी ने के से अपने सत्व को बचाने के लिए, उत्तराखंड के मान सम्मान को बचाने के लिए अंकिता ने ये जानते हुए मेरी हत्या हो सकती है और वो उसने अपना बलिदान कर दिया, तो उस वीआईपी को सामने लाना, उत्तराखंड की अस्मिता के उस दोषी को सामने लाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने बेरोजगारों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तराखंड में बेरोजगार छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वीडियो वीपीडीओ की भर्ती परीक्षा कैंसिल होने के बाद चयनित अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। परीक्षा पास कर चुके युवाओं का कहना है कि यूके SSSC और राज्य सरकार सिर्फ उन्हें गुमराह कर रही है। नाराज चयनित अभ्यर्थी अब दिल्ली तक कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने युवा छात्रों से खास बातचीत करी। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का सब्र टूटता जा रहा है और यूकेएसएससी के फैसले जो बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे नाराजगी भी है, क्योंकि कुछ परीक्षाएं कैंसिल करके मार्च में कराने की तैयारी है। आज वीडियो वीपीडीओ के छात्र भी परेड मैदान पहुंचे हैं और इनका कहना है कि राज्य सरकार ने जो उनसे वायदा किया था कि जो सही बच्चे होंगे, जिन्होंने नकल आदि में शामिल नहीं होंगे, उन्हें नियुक्ति मिलेगी, और अब ये दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत भी करते हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका, आप लोगों की क्या नाराजगी है, क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम अर्चना है और हमें ये सरकार ने जो हमें झूठा आश्वासन दिया था, अभी तक 8-9 महीने से हमें झूठा आश्वासन देकर सरकार ने बहुत बुद्धू बनाया, बहुत उल्लू बनाया हमारा। हमें फुटबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ हम भटके हैं सर। और लास्ट में आके ये अध्यक्ष सर बोलते हैं कि सारी परीक्षाएं रद्द कर देंगे। 1250 बच्चों का भविष्य इन्होंने एक झटके में 1250 बच्चों का भविष्य एक झटके में इन्होंने नरक में बना दिया है सर। ये क्या, कहाँ का न्याय है? मार्तोलिया जी बोलते हैं कि हम 1% भी अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे हम परीक्षा को रद्द कर देंगे। क्या इन्हें भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में पता नहीं है कि हमारी न्याय व्यवस्था में क्या है? 100 दोषियों को छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए सर। और ये कौन सा न्याय कर रहे हैं मार्तोलिया जी हमारे साथ? उत्तराखंड की सरकार क्या न्याय कर रही है? आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे आज तक हमें, और लास्ट में क्या दिया इन्होंने हमें? परीक्षा रद्द करके हमें ये न्यू ईयर का तोहफा दिया इन्होंने। एक दिन में आके कहते हैं कि न्यू ईयर का तोहफा देंगे, अगले दिन हमारे सारे सपने एक झटके में तोड़ के चले जाते हैं सर। ये तो बहुत संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाराजगी आप लोगों की जो यूकेएसएससी ने निर्णय लिया है? सर, 30 तारीख को माननीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका एक मीडिया बाइट आता है कि 3 परीक्षाएं आपकी निरस्त की जाती है, बाकी और भर्तियों में एलटी में क्लीन चिट मिल जाती है और परीक्षाओं में विधि गिराई ली जाती है। जब सर एक ही कंपनी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसी में जो कंपनी का जब मालिक ही चोर है, वो जेल में है, तो आपने कैसे इन भर्तियों को निरस्त कर दिया सर? जब आपने कहा कि 133 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उन 916 में से उन बच्चों को सेग्रीगेट करके हम लोगों को तो ज्वाइनिंग दीजिए, जो 8-8 सालों से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोग 9 वर्ष की
नव वर्ष मना रहे थे तो हम लोगों के चेहरे पर उदासियां छाई थी। हम लोगों ने इस परेड ग्राउंड में सरकार का पुतला फूंका। इस जो दोगली सरकार है, माननीय धामी जी का 1 साल से हमें आश्वासन मिलता है, जिस मंच में भी धामी जाते हैं और कहते हैं कि जिन छात्रों ने भी इस परीक्षाओं में अपनी मेहनत के साथ चयन पाया है उनके साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। तो किस प्रकार का अहित है? ये देखा जा रहा है कि छात्रों के साथ गुमराह करके कि जनता को अपनी वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए कुछ भर्तियां निरस्त की जा रही है और कुछ को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। किस प्रकार से? एक पतीले में जब चावल आधा कच्चा और आधा पका कैसे रह गया, जब कंपनी एक है। अब युवा नाराज हैं और कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन यदि व्यवस्था पूर्व में थी और ये वायदा भी किया गया था तो इससे सरकार क्यों हट रही है? अब आप लोग दिल्ली भी जाने की तैयारी में हैं, क्या देहरादून में बात नहीं बन पा रही? सर देहरादून में देखिए, जब से रिजल्ट आया था अभी 9 महीने हो गए, हमने सरकार को किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो पत्राचार का माध्यम हो या हमने रैलियां की हो, हमने हमेशा ये दर्शाया है कि भाई ये जो बड़ा वर्ग है ये एक ऐसा वर्ग भी है जो इसमें सच में अपनी मेहनत से परिश्रम से बच्चे निकले हैं। लेकिन पिछले 9 महीने से लगातार हम सरकार को ये दिखा रहे हैं, मिले भी हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। दूसरी बात, कल मर्तोलिया जी ये बोल रहे हैं कि 1% भी अगर किसी में धांधली पाई गई तो मैं उस परीक्षा को निरस्त कर दूंगा। दूसरा, कोई सेग्रीगेशन करना इतना आसान काम नहीं है। तो पढ़ाई करना, आप बताइए, दोबारा से पेपर निकालना इतना आसान काम है? जिस प्रकार कोविड में सेग्रीगेशन हो सकता है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव लड़का था या कोई भी था तो उनको सेग्रीगेशन करके अलग कर दिया गया कि भाई ये कोरोना पॉजिटिव है, ये नहीं है, ये जिन जिन से मिला है उनको क्लियर कर दिया गया। और आपसे नहीं होता तो आप किस लिए एसटीएफ से जांच करवा रहे हो? आप सीबीआई बुलाओ। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार का हनन क्यों हो रहा है? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि भाई परीक्षा में धांधली हुई है, तो धांधली आज थोड़ी हुई है। धांधली तो 2014 से जब से आयोग खड़ा हुआ है वो हर चीज सामने क्लियर आ रही है। उसमें जो लोग परीक्षा में अपनी पैसा देके घूसखोरी करके जो सिलेक्ट हो गए हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, वो राजस्व हमारा पैसा खा रहे हैं, महीने की पेमेंट खा रहे हैं। तो क्या हमारा उस समय पे ये नहीं है कि भाई उनको भी अलग किया जाए? उन्होंने भी उस समय भी तो हमारे मौलिक अधिकार हनन हुआ। हम पॉइंट नंबर से रुके, हम 1 नंबर से रुके, तो क्या हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ? दूसरी बात, सेग्रीगेशन कीजिए, आप जो कर सकते हो वो कीजिए, लेकिन हम क्यों आपके कहने से पेपर दे दोबारा? अभी किसी बच्चे ने अगर मान लो पेपर दिया और वो पॉइंट से रुक गया तो वो उसका जीवन तो आपने खराब कर दिया ना। अब तो ये कहना है कि दोबारा परीक्षा हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत तैयारी की गई थी। आप लोग दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, नाराजगी है, क्या कहेंगे? आयोग का निर्णय गलत क्यों है? सर देखिए, मतलब आयोग जो है लगातार जब 2014-15 से जब से बना है तब से यही चीजें हो रही है सर इसमें। और ये गलती किसकी है? अगर स्टूडेंट की गलती है तो आप स्टूडेंट को दोषी ठहरा सकते हो, लेकिन जब आयोग जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के रखा हुआ है, जब आयोग ही इसमें चोरी करवा दे रहा है, वहाँ पे कोई भी, मतलब ऐसे कैसे चोरी हो जा रही है बार बार? 1 बार होता है, 2 बार होता है, ये तो 10 बार हो गया। तो कब तक ठगोगे आप युवाओं को? और बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने। 5 साल तक आप एक एग्जाम नहीं क्लियर करवा पा रहे हो, 20-20 हजार वैकेंसी निकालने की बात कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप रिजल्ट क्या दे रहे हो? 0। जब यही रखना है तो ये बोलो ना सीधा, हम अपने सगे संबंधियों को लगवा देंगे, बाकी तुम तैयारी करते रहो, तुम लड़ते रहो, तुम मरते रहो, और यही हमारा चल रहा है सर। तो ये नाराज युवा हैं जिनका कहना है कि राज्य सरकार से जो उन्हें आश्वासन मिला था उसको यूकेएसएससी पूरा नहीं कर पाया और दोबारा परीक्षा देने के लिए वो तैयार भी नहीं है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। रुक करते हैं खबरों की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। कोटद्वार जिला न्यायालय ने अब इसके लिए 5 जनवरी की तारीख नियत की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी चाहती है कि तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट हुए ताकि सच बाहर आ सके। बता दें कि अंकिता हत्याकांड में तीनों अभियुक्तों और एसआईटी ने अब जांच के लिए कोर्ट में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आवेदन किया था। 22 दिसंबर 2022 को नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अंकित गुप्ता सहमत नहीं हुआ। वहीं डॉक्टर विनीता शाह ने उत्तराखंड की नई डीजी हेल्थ का पदभार संभाल लिया है। डॉक्टर शैलजा भट्ट के रिटायर होने के बाद डॉक्टर शाह ने डीजी हेल्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिथौरागढ़ की रहने वाली डॉक्टर विनीता शाह ने कानपुर के
GSVM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। डॉक्टर विनीता शाह इससे पहले डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पद पर भी रह चुकी है। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि मैंने 31 साल की सेवा में कई पदों पर काम किया है। उन्होंने पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी को जल्द दूर करने के लिए बात कही है। साथ ही कोरोना को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी होने की बात बोली। जीनोम सीक्वेंसिंग के 14 केसेस की रिपोर्ट आई है और ये हमारी खुशी की बात है कि B5.7 वेरिएंट इसमें अभी नहीं है और ये ओमिक्रॉन जो पहले से चला आ रहा है वही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें कोई ऐसी चिंता, पर हमें सजग रहना है और मैं जनता से अपील करूंगी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। मैं अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल से ये अपील करना चाहूँगी कि वो अपना व्यवहार अच्छा रखें, क्योंकि मरीज आधा तो व्यवहार से ही ठीक होता है। और हम लोग भविष्य में नए जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल आएंगे उनका इस पे ट्रेनिंग भी करना चाहेंगे और इसके संग संग हम बीच बीच में इन सर्विस भी जो डॉक्टर्स हैं उनका नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए फ्यूचर में हम ट्रेनिंग कराएंगे। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दिया गया बिजली दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी का प्रस्ताव वेबसाइट पर जारी कर दिया है और अब आयोग इस पर जन सुनवाई के बाद निर्णय लेगा, जिसके बाद नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। यूपीसीएल ने 15 दिसंबर को जो प्रस्ताव नियामक आयोग में भेजा था उसमें नियम विरुद्ध 6.5% सरचार्ज भी जोड़ लिया था। अब आयोग ने प्रस्ताव लौटा दिया है तो यूपीसीएल ने 26 दिसंबर को नया प्रस्ताव दिया। इसमें सरचार्ज हटाकर 16.96% बढ़ोतरी की मांग की गई है। नियामक आयोग ने यूपीसीएल के इस प्रस्ताव को सभी हितधारकों के लिए वेबसाइट पर जारी कर दिया है। भी ऊर्जा सप्लाई हो रही है, ये मैक्सिमम हाइड्रो पावर है और हाइड्रो पावर के साथ एक प्रॉब्लम है कि सीजनल फ्लक्चुएशन रहते हैं। गर्मी के टाइम में हमारी डिमांड बढ़ जाती है और उतना उत्पादन नहीं होता, और उसके अलावा जो जाड़ों के टाइम में भी डिमांड बढ़ती है और उसके साथ साथ उत्पादन में भी गिरावट आती है, क्योंकि जो हमारी नदियों में पानी कम हो जाती है। तो और मानसून के टाइम में थोड़ा सा बैलेंस रहता है और इसके लिए हमने गैस बेस्ड पावर प्लांट भी कुछ इस्टेब्लिश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गैस बेस्ड पावर प्लांट में अब रशिया उक्रेन वॉर के बाद ये केवल हमारे प्रदेश के पावर प्लांट नहीं है, जितने भी गैस बेस्ड पावर प्लांट पूरे हिंदुस्तान में लगे हैं सब जगह पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से गैस बेस्ड पावर प्लांट में उत्पादन टफ है। तो इसके चलते हमको बाज़ार में महंगे दर पे बिजली वहीं बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के नेता नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सभी जिला और महानगर स्तर पर बढ़ती महंगाई के विरोध में उत्तराखंड की सरकार का पुतला फूंका। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय में जमा हुए, उसके बाद जुलूस की शक्ल में एशले हॉल चौक पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की और अपना गुस्सा जताया। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार बिजली के दाम बढ़ाने की दोबारा योजना बना रही है। 2022 में यूपीसीएल दोबारा 3 बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई थी और अब एक बार फिर से यूपीसीएल ने 17% बिजली के दाम बढ़ाए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। भाजपा सरकार का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। जैसे कि आपको विदित है कि बिजली के रेट बढ़ाने के यूपीसीएल द्वारा प्रयास किया जा रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ष 2022 में यूपीसीएल प्रदेश सरकार द्वारा 3 बार बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं और दोबारा से इन्होंने प्रस्ताव एक शासन को भेजा है जिसमें 17% बिजली के रेट बढ़ाने की इन्होंने बात कही है और साथ ही साथ वर्ष 2023 में शुरुआत में ही इन्होंने डोमेस्टिक गैस के रेट बढ़ा दिए हैं।
तो इन सभी चीज़ों को लेकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन है और हमारी मांग है कि कोरोना के कार्यकाल से एक आम व्यक्ति अभी उठ नहीं पाया है और साथ साथ महंगाई की दोहरी मार उनको मारी जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार का आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। जैसे कि आपको वेलक्सर में तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी और उप जिला मजिस्ट्रेट को मोबाइल टॉर्च और बैटरी की रोशनी की जनता की शिकायतों पर सुनवाई करनी पड़ी। वहीं इस दौरान मौके पर उपस्थित रहे विद्युत विभाग के स्थानीय अधिकारी भी बिजली गुल होते ही मौके से इसका कारण जानने के लिए दौड़ पड़े और प्राथमिक जांच में ही तहसील के एक खंभे पर अचानक फॉल्ट हो जाने के बाद उसकी मरम्मत कराते हुए जैसे तैसे विद्युत आपूर्ति को सुचारू कराया गया। ये कोई शॉर्ट, ऐसा कोई इंटरनल शॉर्टिंग नहीं थी। ये हमारे जो रूटीन लाइनें हैं, जो कनेक्शन आप देख सकते हैं इस पोल पे ओवरलोड या कभी टेक्निकल किसी वजह से ये आग लगने लगी थी, यहाँ पे शॉर्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हमने शटडाउन लेकर ये तुरंत ही इसकी जो है ना मरम्मत कराकर चालू करा दी है। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली पुलिस ने नशे के इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से प्रतिबंधित नशे के 1494 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना नाम सुमित और दूसरे ने अपना नाम मोहम्मद असलम बताया है। अपर पुलिस निदेश अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि यह अभियान नशे के विरुद्ध आगे भी जारी रहेगा। के नेतृत्व में लगातार जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित एसओ साहब के नेतृत्व में जो एडीटीएफ की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यवसाय कर रहे हैं। इन लड़कों को जब रोका गया तो इनके पास जो कट्टा था उसमें लगभग 1494 इंजेक्शन थे। आपके द्वारा इनसे पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई नदीम नाम का लड़का है जो कि स्वार में है और उसे ये सस्ते दामों पर ले आकर के और यहाँ पे बेचने का काम करते हैं। दोनों लड़कों को ये ड्रग इंस्पेक्टर साहब से रिपोर्ट लेने के बाद अरेस्ट किया गया। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। वही जमीन खरीद फोक मामले में 15,000 रुपए की इनामी महिला बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी बाला कोटनाला सुनील कोटनाला की पत्नी है। आरोप है कि लोकेश ममगाई नाम के शख्स को जमीन दिलाने के नाम पर बाला ने अनुबंध पत्र बनाकर 34,80,000 रुपए में सौदा तय किया और बाद में 21,40,000 रुपए लोकेश से लेकर जमीन भी दिखाई गई। वह जमीन उनके नाम नहीं थी। हमारा 15,000 का इनामी जो है अभियुक्ता बाला कोटनाला पत्नी सुनील कोटनाला, इसकी अरेस्टिंग प्रेमनगर थाने ने की है। इनके हस्बैंड को 23 तारीख को गोवा से अरेस्ट किया गया था। इनके इस महिला अभियुक्ता के विरुद्ध जो है 2 फर्जरी के मामले पंजीकृत हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ये बेसिकली ज़मीन खरीद फरोख्त में जो भी फर्जी वाड़ा करते हैं उससे संबंधित है। इसकी अरेस्टिंग हुई है। तो देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।